आज की फिल्म है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड और आप देख रहे हैं ब्रूस रिव्यू। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एक अमेरिकन पोस्ट वार ड्रामा है जो 2016 में पॉलेट जिलेस द्वारा इसी नाम से लिखी गई नॉवेल पर आधारित है। 2020 में आई इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पॉल ग्रीनग्रास। ये कहानी 1870 में अमेरिकन सिविल वार के बाद एक रिटायर्ड सिपाही कैप्टन जेफरसन क्लाइड किड की है, जो गांव-गांव घूमकर खबरें पढ़ने का काम करता है। ये वो समय था जब खबरों का एकमात्र जरिया केवल अखबारें ही हुआ करती थी। तब गांव में अखबारें नहीं आती थी क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे और मजदूरी या खेती का काम करते थे। ऐसे में रिटायर्ड कैप्टन जेफरसन क्लाइड किड इन गांवों और कस्बों में घूम घूम कर अखबारें पढ़ने का काम करता है। अब यही उसका पेशा है और ये कहानी वाइल्ड वेस्ट में घूमते हुए कैप्टन की इसी जर्नी की है। अमेरिका में सिविल वार खत्म होने के बाद नए अमेरिका की नींव गढ़ी जा रही थी। नए कानून, नए नियम और नए अधिकारों का प्रावधान किया जा रहा था। दूर दराज के इलाकों में रेल लाइंस, कोयले की खदानें और छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनने लगी थी। इन इलाकों में मुख्यतः मजदूर, कामगार और किसान रहा करते थे। इनमें से ज़्यादातर अनपढ़ थे और इनके पास दुनिया की खबरों को जानने का एकमात्र तरीका था कि खबरों को सुनकर जाना जाए। तब ना तो रेडियो थे और ना ही टीवी था। ऐसे में रिटायर्ड कैप्टन जेफरसन ने एक नया पेशा शुरू किया, जिसने बाद में रेडियो और टीवी में खबरों के पढ़े जाने की नींव रखी। कैप्टन अमेरिका के दूर दराज के इलाकों में घूम घूम कर खबरें पढ़कर सुनाया करता था। वो अपने साथ ढेरों अखबारों की प्रतियां लेकर चलता था और जिस गांव या कस्बे में पहुंचता था वहां 10 सेंट पर पर्सन के हिसाब से भीड़ जमा करके उन्हें अपने अंदाज में खबरें सुनाया करता था। एक दिन जब वो हर रोज की तरह खबरें सुनाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहा था, सुनसान रास्ते से गुजरते हुए उसकी नज़र एक पलटी हुई वैगन यानी घोड़ा गाड़ी पर पड़ती है। वहीं पर उसे एक ब्लैक अमेरिकन की लाश मिलती है जो पेड़ों से लटकी हुई थी। उस पर लिखा है कि टेक्सास केवल व्हाइट्स के लिए है। असल में ये प्रतिरोध अमेरिका से गुलामी खत्म करने के नए कानून का विरोध है। ये अमेरिका का वो काला दौर था जहां इंसानों की पहचान गोरे या काले होने से होती थी। गोरों के लिए ब्लैक अमेरिकन्स की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती थी। ब्लैक अमेरिकन की पेड़ पर टंगी लाश के पास कैप्टन को एक व्हाइट बच्ची मिलती है जो बहुत डरी हुई है और कैप्टन को देखकर भाग रही है। तब कैप्टन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उससे बात करने पर कैप्टन को पता चलता है कि उस बच्ची को कैप्टन की भाषा नहीं आती है। वो कायोवा बोल रही है, जो कि अमेरिका के मूल निवासियों की एक भाषा है। ये भाषा अमेरिका की कायोवा जनजाति की भाषा है। बच्ची का कायोवा बोलना कैप्टन के लिए हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बच्ची एक वाइट अमेरिकन दिखती है। कैप्टन को उस पलटी हुई वैगन के पास एक सरकारी चिट्ठी भी मिलती है, जिसमें उस बच्ची का नाम जोहाना लियोन बर्गर बताया गया है, जिसके माता पिता और पूरी फैमिली को काफी समय पहले कायोवा जनजातीय कबीले ने मार दिया था और इस बच्ची को अपने साथ ले गए थे। बाद में जब अमेरिकन आर्मी ने मोंटेगो काउंटी से कायोवा जनजाति को खदेड़ा तो उन्हें उनके पास एक वाइट बच्ची मिली और अब उस बच्ची को उसके अंकल और आंटी को सौंपा जाएगा, जो कास्ट्रोविल नाम की जगह के आसपास कहीं रहते हैं। ये ब्लैक अमेरिकन इसी सिलसिले में उस बच्ची को लेकर सरकारी ऑफिस तक जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाता, उसे व्हाइट अमेरिकन्स के एक रेसिस्ट दल ने मार दिया। जब कैप्टन ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स के उस सरकारी चिट्ठी को पढ़ ही रहा होता है कि वहां यूनियन आर्मी की एक पेट्रोल टीम पहुंचती है, जिन्हें सारी बात बतलाने पर वे कैप्टन जेफरसन को ये सलाह देते हैं कि वो उस बच्ची को लेकर नजदीक के टाउन जाए और वहां चेक पॉइंट पर किसी यूनियन ऑफिसर को बच्ची सौंप दे, जो उसे उसकी बची हुई फैमिली तक पहुंचा देगा। लेकिन जब कैप्टन चेक पॉइंट पहुंचता है तो वहां उसे पता चलता है कि वो अधिकारी जो जनजातियों से जुड़े मामले देखता है 3 महीनों के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए 3 महीनों के लिए कैप्टन को उस बच्ची को अपने साथ रखना होगा, जब तक कि वो अधिकारी वापस नहीं आ जाता है। तब कैप्टन उसी टाउन में रहने वाले अपने पुराने फौज के साथी मिस्टर बॉडिन के घर जाते हैं, जो अब अपनी पत्नी के साथ बच्चों को म्यूजिक सिखाने का काम करता है। कैप्टन 3 महीनों तक उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए उनसे मदद मांगता है, जब तक कि जनजातीय मामला देखने वाला अधिकारी वापस नहीं आ जाता है। इस दौरान वो वहीं रहकर
खबर सुनाने का अपना काम करने वाला है। बच्ची जिसका नाम जोहाना है अपने नए गार्जियन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसे उनकी भाषा नहीं आती है। जोहाना का रहन सहन भी पूरी तरह से अलग है। उसने अपने बचपन से अब तक का समय उन्हीं कायोवा ट्राइब्स के साथ गुजारा है। उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई है। उसे उनके जैसा रहन सहन नहीं आता है। उस रात जब कैप्टन टाउन में खबर पढ़ रहा होता है, उसे पता चलता है कि जोहाना मिस्टर और मिसेज बाउडिन के घर से भाग गई है। ये रात का समय है और जोरों की बारिश हो रही है। इस बारिश भरी रात में कैप्टन और बाउडिन फैमिली जोहाना को ढूंढने निकलते हैं। काफी देर तक बेचैनी के साथ जोहाना को ढूंढने के बाद कैप्टन को जोहाना की आवाज सुनाई पड़ती है। वो एक पहाड़ी के पास खड़ी होकर नदी के उस पार जा रहे कायोवा जनजाति के कबीले को आवाज लगा रही है। वो कायोवा भाषा में उन्हें अपने साथ वहां से लेकर जाने के लिए कह रही होती है। वो पहाड़ी के बिल्कुल छोर पर है जहां से वो नीचे गिर सकती है। जब कैप्टन की नज़र जोहाना पर पड़ती है, वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे कायोवा ट्राइब को आवाज़ लगाने से रोकता है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। वे उसे नहीं सुन सकते हैं, वे काफ़ी दूरी पर हैं। अब कैप्टन को ये एहसास हो गया है कि वो किसी के साथ इस बच्ची को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करती है। 3 महीनों तक बच्ची को किसी और के पास छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए वो अब उन जनजातीय अधिकारी के वापस आने का इंतजार करने के बजाय खुद उसे लेकर कैस्ट्रोविल जाने वाला है जहां उसके अंकल आंटी रहते हैं। कैस्ट्रोविल यहाँ से करीब 400 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट डे जब कैप्टन जोहाना के साथ कैस्ट्रोविल की लंबी यात्रा में निकल रहा होता है और अपने वैगन में सामान लोड कर रहा होता है, वहाँ मिस्टर बाउडिन उसे अपनी 0.44 कैलिबर की रेमिंगटन पिस्टल देता है क्योंकि मिस्टर बाउडिन के मुताबिक रास्ते में कैप्टन को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि कैप्टन के पास एक डबल बैरल वाली शॉटगन पहले से है जिसमें उसने चिड़ियां मारने वाली कार्ट्रिज लगा रखी है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मिस्टर बाउडिन कैप्टन को अपनी पिस्टल दे देता है। ये जर्नी काफ़ी लंबी है, इसलिए कैप्टन जोहाना से बातें करने लगता है, लेकिन ना तो उसे और ना ही जोहाना को एक दूसरे की बातें समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी कैप्टन जोहाना को बतलाता है कि वाइट अमेरिकन्स यहाँ की जनजातियों को उनकी ज़मीनों के लिए मारते हैं और जनजातीय कबीले भी जब उन्हें मौका मिलता है वाइट अमेरिकन्स को मारकर अपनी ज़मीन उनसे वापस ले लेते हैं। एक रात जब वे रास्ते में रुकते हैं, जोहाना कैप्टन के सामान में से चीज़ों को निकाल कर देखने लगती है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें जैसे कॉफ़ी, चीनी, अखबार बिल्कुल नई और अनोखी हैं। उसने पहले कायोवा ट्राइब के साथ रहते हुए ना तो इन चीज़ों को चखा है और ना ही कभी देखा है। इसी दौरान उसे एक तस्वीर मिलती है जो कि एक महिला की है। तब कैप्टन उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है कि ये तस्वीर उसकी पत्नी की है जो सैन एंटोनियो नाम की जगह में रहती है। असल में कैप्टन की पत्नी की आज से काफ़ी समय पहले मौत हो चुकी है। कैप्टन जब सेना में सिविल वार लड़ रहा था तभी उसे एक दिन चिट्ठी मिली कि उसकी पत्नी कोलेरा नाम की बीमारी से गुजर गई है। इस खबर के बाद वो कभी अपने घर नहीं गया क्योंकि वहाँ उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद से ही वो गांव-गांव घूमकर खबर पढ़ने का काम करने लगा। उसकी बची हुई जिंदगी इसी तरह घुमंतू के जैसे कट रही है। वे अगले दिन जिस गांव में रुकते हैं वहाँ कैप्टन जेफरसन एक महिला मिसेस जेनेट को पहचानता है जो एक छोटे से होटल की मालकिन है। वो उन्हें अपने होटल में एक कमरा किराए पर देती है। कैप्टन उसे अपनी सारी कहानी बतलाता है कि ये बच्ची उसे कैसे मिली और वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है। लंच के समय मिसेस जेनेट जोहाना से बात करती है क्योंकि मिसेस जेनेट को कायोवा भाषा आती है। तब जोहाना कायोवा में उसे बतलाती है कि उसका नाम सिकेडा है। उसके परिवार को अमेरिकन सिपाहियों ने मार दिया और उनके घर जला दिए। असल में वो उन कायोवा कबीले को अपना परिवार समझती है। उसे अपने ओरिजिनल माता पिता के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस उसे इतना पता है कि वे मर चुके हैं। उसे अपने अंकल आंटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि तब जब कायोवा ट्राइब उसे अपने साथ लेकर गई थी तब वो काफ़ी छोटी थी और कभी उसने अपने अंकल या आंटी को नहीं देखा था। आज शाम जब कैप्टन टाउन में खबर सुना रहा होता है, यहाँ उस बच्ची पर कुछ लोगों की नज़र पड़ती है जो कैप्टन से उस बच्ची को खरीदना चाहते हैं। वे कैप्टन को उसके लिए काफ़ी पैसे ऑफर करते हैं, पर चूंकि कैप्टन का जमीर जिंदा है, उसने पैसों के आगे घुटने नहीं टेके हैं। वो उस बच्ची को उन्हें बेचने से मना कर देता है।
फिर भी वे उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए टाउन में उनके लीडर और कैप्टन के बीच में हाथापाई होती है। टाउन में पुलिस भी मौजूद है और पुलिस उन 3 लोगों को जो बच्ची को खरीदना चाहते हैं अरेस्ट करती है। तब वे अरेस्ट होते होते कैप्टन को धमकी देते हैं कि वे कैप्टन को छोड़ेंगे नहीं। बाद में पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती है, मात्र उनके आईडी चेक करके छोड़ देती है। कैप्टन उसी शाम वहां से निकल जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे कैप्टन ये देखता है कि वे तीनों उसका पीछा कर रहे हैं। चूंकि कैप्टन के घोड़े एक वैगन को खींच रहे हैं, वे थोड़े स्लो हैं। ऊपर से रास्ते में पहाड़ी के पास उनका वैगन एक पत्थर पर अटक जाता है और कैप्टन और जोहाना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तभी वे तीनों क्रिमिनल कैप्टन और जोहाना पर गोलियां चलाने लगते हैं। कैप्टन अपने वैगन से मिस्टर बॉर्डिन द्वारा दी गई रेमिंगटन पिस्टल निकालता है और साथ में अपनी शॉटगन भी ले लेता है। हालांकि इस शॉटगन के राउंड में केवल बारूद है, इसमें छर्रे नहीं है, इससे केवल शोर होता है। कैप्टन और जोहाना वैगन छोड़कर पहाड़ी में ऊपर चले जाते हैं ताकि वे ऊपर से तीनों की स्थिति को देख सकें। वे तीनों लगातार गोलियां चला रहे हैं। एक गोली तो कैप्टन की खोपड़ी को खरोंचते हुए आगे निकल जाती है। तब कैप्टन भी उन पर गोलियां चलाने लगता है और तीनों में से एक बदमाश को शूट करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि अब कैप्टन की गोलियां खत्म हो रही हैं, उसके पास केवल 20 राउंड ही थे। इसलिए वो जोहाना को कहता है कि वो छुपकर वैगन तक जाएं और घोड़े में बैठकर वहां से भाग जाएं। तब तक वो उन्हें यहाँ पर रोक कर रखेगा। जल्द ही कैप्टन की गोलियां पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो ब्लैंक कार्ट्रिज से उन पर शूट करने लगता है। ये बात जल्द ही अपराधी समझ जाते हैं कि कैप्टन की गोलियां खत्म हो चुकी है और वो ब्लैंक कार्ट्रिज से फायर कर रहा है। वे कैप्टन को ऑफर देते हैं कि अपनी पिस्टल फेंक दे, तब वे उसे जाने देंगे, उन्हें बस वो बच्ची चाहिए। तभी जोहाना वैगन से एक कैन लेकर आती है जिसमें कुछ सिक्के हैं। कैप्टन ने उसे वहां से जाने के लिए कहा था, पर वो गई नहीं। जोहाना शॉटगन के ब्लैंक कार्ट्रिज को खोलकर उसमें सिक्के भरती है, जो कार्ट्रिज में छर्रों का काम करेगी। उसने ऐसी तकनीक संभवतः कायोवा लोगों से सीखी होगी। कैप्टन उन सिक्कों से भरे कार्ट्रिज को अपने शॉटगन में लोड करता है और अपने पिस्टल फेंककर समर्पण करने के बहाने बाहर आता है और इससे पहले कि बचे हुए दोनों अपराधी उसे गोली मार पाते हैं, कैप्टन दोनों में से एक अपराधी को शॉटगन से शूट कर देता है। सिक्कों की खनक के साथ वो अपराधी भी वहीं मर जाता है। सिक्के उसका सीना चीर कर दूसरी तरफ निकल गए थे। जोहाना और कैप्टन अब पत्थरों के नीचे छुप जाते हैं और मौका पाकर सिक्के भरे कार्ट्रिज वाली गोलियों से उस तीसरे अपराधी को भी मार देते हैं। इस घटना के बाद कैप्टन और जोहाना के बीच भरोसा और गहरा हो जाता है। वे आगे की जर्नी में एक दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ शब्द कैप्टन जोहाना को सिखाता है और कुछ शब्द जोहाना कैप्टन को सिखाती है। इस दौरान कैप्टन को पता चलता है कि जोहाना के माता पिता जर्मन थे, क्योंकि उसने कैप्टन से बात करते हुए कुछ जर्मन शब्द बोले थे जो उसने अपने माता पिता से बचपन में सीखा होगा। हालांकि अब वो केवल कायोवा बोलती है। उसे इन कुछ जर्मन शब्दों के अलावे अब ज्यादा कुछ याद नहीं है। यहाँ पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उनकी मुलाकात अर्थ काउंटी में रहने वाले कुछ लोगों से होती है जो उन्हें आगे जाने से रोकते हैं। कैप्टन को लगता है कि वे डकैत हैं, पर वे असल में चमड़ा उद्यमी फर्ले इन के गुंडे हैं जो उस छोटे से गांव में किसी बाहरी को अंदर आने नहीं देते हैं। लेकिन संयोग से उस दिन उनके साथ मिस्टर फर्ले इन भी मौजूद है। जब मिस्टर फर्ले इन को पता चलता है कि कैप्टन जेफरसन गांव-गांव घूमकर खबरें सुनाने का काम करता है, तो वो उसे इस शर्त पर कि वो उसकी बहादुरी के किस्से भी गांव में सुनाएगा, उसे गांव में आने की इजाजत दे देता है। जब कैप्टन गांव में पहुंचता है तो वहां उसे लोगों का लिविंग कंडीशन बहुत ही खराब मालूम पड़ता है। गांव में रहने वाले सभी मिस्टर फर्ले इन के लिए काम करते हैं। मिस्टर फर्ले इन एक तानाशाह किस्म का आदमी है। उसे सवाल करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सवाल करने वालों को मरवा देता है और उनकी आवाज दबा देता है। यहाँ उसकी मुलाकात ऐसे ही एक लड़के से होती है जिसके भाई को फर्ले इन ने मरवा दिया था, क्योंकि वो हमेशा उनके काम को लेकर उससे सवाल किया करता था। उस रात जब कैप्टन जेफरसन गांव में लोगों को जमा करता है और खबर पढ़ता है, तो वो मिस्टर फर्ले इन के किस्से गांव वालों को नहीं सुनाता है। वो नहीं बतलाता है कि कैसे उसने मैक्सिकन्स और रेड इंडियंस को मारा है और उन्हें गांव से दूर रखा है और वो कितना बहादुर है। इसके बजाय वो अखबार में छपे उन मजदूरों की खबर सुनाता है जो कोल माइन में बिल्कुल उनकी ही जैसी खराब कंडीशन में काम करते थे और जान जोखिम में डालते थे ताकि उस कोल माइन का मालिक अमीर और अमीर बनता जाए।
एक दिन माइन में आग लग गई और कुछ मजदूर मर गए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो उस धधकती हुई आग से लड़कर बाहर आ गए और उन्होंने अपनी नई किस्मत अपने हाथों से लिखी। जब कैप्टन ये न्यूज सुना रहा था, वहां के लोगों को उन मजदूरों की स्थिति और अपनी स्थिति में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। उनमें केवल एक फर्क था कि वे उस आग से लड़कर बाहर आ गए थे, जबकि यहाँ अर्थ काउंटी में वे इस तरह की मौत रोज मरते रहते हैं। जब फर्ले इन कैप्टन को ये खबर पढ़ने से रोकता है और अपने द्वारा दिए गए खबर पढ़ने के लिए दबाव बनाता है, तो वहाँ भीड़ में बगावत शुरू हो जाती है। कैप्टन जानता है कि असली खबरें असर डालती है। वो नकली और बनावटी गुणगान गाथा सुनाने से मना कर देता है। मिस्टर फर्ले इन कैप्टन को इस गुस्ताखी के लिए अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। जब कैप्टन गांव छोड़कर जा रहा होता है, वो अपने एक साथी के साथ कैप्टन को रोकता है और उसे बंदूक की नोक पर उसकी दी हुई खबर पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो सच्चाई के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं, और कैप्टन भी ऐसे ही कुछ लोगों में से एक है। लेकिन इससे पहले कि फर्ले इन कैप्टन को गोली मारता, जोहाना कैप्टन की बंदूक से मिस्टर फर्ले इन को गोली मार देती है। जब मिस्टर फर्ले इन का साथी जोहाना की तरफ गन लेकर बढ़ता है, जॉन कैली नाम का एक लड़का उस आदमी को गोली मार देता है। जॉन कैली वो लड़का है जिसके भाई को फर्ले इन ने इसलिए मरवा दिया था क्योंकि वो सवाल बहुत पूछता था। जॉन कैली कैप्टन की उस खबर से बहुत प्रभावित है जिसमें उसने बताया था कि कोल माइन के 11 मजदूर आग से लड़कर बाहर निकले और यूं ही मर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आग से बगावत की और अपनी तकदीर खुद लिखी। जब कैप्टन उस गांव से निकलकर आगे की जर्नी शुरू करता है, यहाँ वो उस इलाके से गुजरने वाला है जहाँ कायोवा ट्राइब रहा करती है। रास्ते में कैप्टन और जोहाना उस घर के पास से भी गुजरते हैं जहाँ जोहाना के असली माता पिता कभी रहा करते थे। जोहाना उन घरों को पहचानती है, यहीं वो रहा करती थी। ये उसके लिए एक इमोशनल पल है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं रहता है। आगे की जर्नी में जब वे एक पहाड़ी से उतर रहे होते हैं, उनका वैगन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वे किसी तरह वैगन से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। इस दुर्घटना में उनके घोड़े बहुत ही जख्मी हो जाते हैं और आगे की यात्रा उन्हें पैदल ही करनी पड़ती है। काफी देर पैदल चलने के बाद जोहाना अब और आगे नहीं चल सकती है, तो कैप्टन उसे अपनी गोद में उठाकर चलता है। तभी कैप्टन को दूर पहाड़ी के पीछे से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ती है। कैप्टन जोहाना को जमीन में लिटाकर घोड़ों की आवाज की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि वहां पर जंगली घोड़े होंगे, लेकिन पहाड़ी की दूसरी तरफ कायोवा ट्राइब का एक दल है जो अपने घोड़ों के साथ आगे कहीं जा रहा है। तभी एक धूल भरी आंधी कैप्टन को घेर लेती है और जोहाना उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि उसने जोहाना को खो दिया है, पर जब धूल भरी आंधी खत्म होती है, वो जोहाना को उन ट्राइब्स के साथ बातें करते देखता है। अमेरिकन्स ने जो इन ट्राइब्स के साथ किया है, इसके बाद इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी अगर वे उन्हें मार दें, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वे ट्राइब उन्हें अपना एक घोड़ा देते हैं जिससे कि वे अपनी आगे की जर्नी कर सकें। फाइनली वे कास्ट्रोविल नाम की जगह पहुँचते हैं जहाँ उसके अंकल और आंटी रहा करते हैं। कैप्टन लियोन बर्गर फैमिली को ढूंढते हुए उनके घर पहुंचता है। जोहाना के अंकल आंटी एक किसान हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे जोहाना को देखकर खुश नहीं हैं। वे ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो उनके लिए कोई बोझ है। वे बस ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या जोहाना खेत में काम कर सकती है या नहीं। लेकिन इस बर्ताव के बावजूद कैप्टन को उम्मीद है कि जोहाना का उनके अंकल और आंटी के साथ रहना ही ठीक है। आखिर में वे उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं, इसलिए वो जोहाना को उनके जिम में छोड़कर वहां से चला जाता है। हालांकि जोहाना उनके साथ नहीं रहना चाहती है और कैप्टन के वहां उसे छोड़कर चले जाने पर वो बहुत उदास है। कैप्टन जोहाना को छोड़कर सीधे सेंट एंटोनियो में अपने घर जाता है जहां उसने कई सालों से कदम नहीं रखा है। वो वहां अपनी पत्नी की कब्र भी विजिट करता है। सिविल वार के शुरू होने से पहले वो यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस चलाया करता था। जब युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध के दौरान उसका सब कुछ खत्म हो गया। इस दौरान कोलेरा नाम की बीमारी से उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। जोहाना को उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ने के बावजूद कैप्टन अंदर से बहुत बेचैन है। उसे जोहाना की फिक्र होने लगती है। कैप्टन अब कास्ट्रोविल की तरफ वापस लौटता है ताकि जोहाना को अपने साथ ले जा सके। वो उसे उनके अंकल आंटी के पास केवल मजदूरी करने के लिए नहीं छोड़ना चाहता है। वो उसकी पूरी जिम्मेदारी अब खुद उठाना चाहता है।
उसे उसके परिजनों तक पहुंचाने की इस पूरी जर्नी में उसके अंदर जोहाना के प्रति एक संवेदना पैदा हो गई है। वो उसे असल में अपनी बच्ची समझने लगा है। जब कैप्टन कैस्ट्रोविल पहुंचता है, वहां वो जोहाना के पैरों को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है। उसकी आंटी कहती है कि वो काम नहीं करना चाहती है और यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए उसने उसके पैरों को बांध दिया है। तब कैप्टन उसके पैरों को खोलता है और उससे माफी मांगता है। वो कायुआ भाषा में उससे कहता है कि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, और कैप्टन उसे एक नया नाम देता है। ये नया नाम है जोहाना किड। किड असल में कैप्टन जेफरसन क्लाइड का टाइटल है। अब जोहाना कैप्टन के साथ गांव-गांव घूमकर खबरें सुनाने का काम करती है। वो इसमें कैप्टन की मदद करती है और कैप्टन द्वारा खबरें सुनाने के दौरान उसमें साउंड इफेक्ट डालती है। जोहाना की जिंदगी अब कैप्टन के साथ खुशहाल है। वो आज़ाद और बेखौफ है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।